या 12वीं क्लास हो, चाहे वो NIOS की हो या फिर स्टेट ओपन बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या फिर जो अपने CBSE बोर्ड हो, उसमें सभी में हिंदी जो विषय है उसमें कविताओं में से व्याख्या आती है। तो व्याख्या का जो प्रारूप किस प्रकार से होता है, किस तरह से हम व्याख्या करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो विद्यार्थी जो व्याख्या है वो 5 अंक की आती है। आपके प्रश्न पत्र में इसके अंक 5 हो गए। तो हम उसमें किस तरह से हम करें कि उसमें अच्छे से अच्छे हमें अंक प्राप्त हो पाए, तो हम देखेंगे कि व्याख्या का प्रारूप क्या होता है। तो विद्यार्थी व्याख्या जो है, व्याख्या के अंदर जो है 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों को हमें अच्छे से करना होता है। पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग, तीसरा है व्याख्या, चौथा है विशेष। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो अब संदर्भ के बारे में जानेंगे कि संदर्भ क्या होता है। तो हम देखते हैं संदर्भ यानी जो व्याख्या का आई है आपके प्रश्न पत्र में, वो जिस कविता में से आई है, तो उस कविता का नाम हमें देखना है कि वो कविता का नाम क्या है, उस कविता का कवि कौन है, तो इस हिसाब से हम उसमें लिखेंगे। प्रसंग में हम देखते हैं कि जो प्रसंग है उसका मतलब ये है कि जो काव्यांश आपको दे रखा है व्याख्या करने के लिए, उसका मूल भाव क्या निकलता है, यानी कि उसका जो सार देखें, जो भी 4 पंक्तियां उस काव्यांश की, इस कविता के काव्यांश में दे रखी है, उसका सार क्या निकलेगा वो हम इसमें देखेंगे। तो काव्यांश का सार हमें उसमें लिखना होता है, जो बहुत ही छोटा होता है। अगला है पॉइंट व्याख्या। तो व्याख्या में हम देखते हैं कि जो काव्यांश आपको दे रखा है, उस काव्यांश का आपको मूल भाव सहित उस पंक्तियों का अर्थ लिखना होता है। अगला है विशेष में हम देखते हैं कि जो काव्यांश आपके आया है, उस काव्यांश के अंदर उसमें क्या विशेषता है, जैसे कि उसमें अलंकार कौन सा है, उसमें छंद कौन सा है, और उसमें जो मूल भाव है उसका सार जो है वो मेन बातें हम उसमें लिखते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं हमें किस तरह से इसको लिखना होता है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं संदर्भ। तो हमें संदर्भ में मान लो आपकी एक कविता है आह्वान, उस कविता का नाम है आह्वान। उस कविता के जो कवि है उनका नाम है, ये है कविता, और इस कविता का जो कवि है वो है मैथिलीशरण गुप्त। तो हम देखते हैं कि मान लो ये कविता है जिसका नाम है आह्वान, जो आपके मान लो पाठ में दे रखा हो, जो किताब में दे रखा हो, और उसके कवि का नाम है मैथिलीशरण गुप्त। तो अब हम इसको कैसे इसमें किससे हमें इसमें लगाना, किस तरह से, कैसे, कहाँ पर क्या हमें लिखना है वो हम देखेंगे। तो देखो संदर्भ में हम लिखेंगे कि यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, यहाँ लिखोगे आह्वान, क्योंकि पाठ का नाम आह्वान है, उस कविता का नाम। तो यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आह्वान नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि मैथिलीशरण गुप्त है। तो इसमें आप कवि का नाम लिख सकते हो और यहाँ पर कविता का या पाठ का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखेंगे यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आह्वान नामक कविता से लिया गया है, जिसकी कवि मैथिलीशरण गुप्त है। अगला है प्रसंग में जो कविता का जो अंश आपको दे रखा है, जिसकी आपको व्याख्या करनी है, उसमें आप देखोगे कि जो वो 3-4 पंक्तियां जो व्याख्या के लिए दे रखी होगी आपको, तो वो आपको क्या अर्थ, मतलब उसका क्या सार निकल रहा है, उसका मूल भाव क्या निकल रहा है। तो मूल भाव जो बहुत ही एक तरह सार रूप में होता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हो। इस काव्यांश में कवि ने जैसे मान लो कि व्यक्ति को आलस का त्याग करने के लिए कहा है, या फिर व्यक्ति को भाग्यवादी न होने के लिए कहा है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है व्याख्या। तो व्याख्या बारे में देखेंगे कि व्याख्या जो होती है उस पंक्ति की हमें उसमें विस्तार से अच्छे से समझाना होता है, जिसमें जो पंक्तियां दे रखी है उस पंक्तियों का हमें अर्थ बताते हुए उसका मूल भाव भी हमें लिखना होता है। तो उसकी शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं। इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि अब जो भी बात वो कह रहे हैं उस पंक्तियों के अंदर, उस पंक्तियों का अर्थ जो भी निकल रहा होता है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। अगला है विशेष। अब विशेष में है तो हम इन पंक्तियों में भी विशेष को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जिसमें हमें उसके अलंकार, उसमें क्या विशेषता है, उस पंक्तियों की आदि में लिखना होता है। तो हम इस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। इस काव्यांश में अब यहाँ किसी भी अलंकार कुछ आया है तो उस अलंकार के बारे में लिख सकते हैं। मानो जैसे कि इसमें अलंकार आया है, यमक अलंकार आ गया या फिर अनुप्रास अलंकार आ गया, तो इस पंक्ति में हम इसको यहाँ से रखेंगे। इस काव्यांश में अनुप्रास या यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है।
आगे है इस काव्यांश में कवि अब आगे वाली लाइन में हम उस कवि जो काव्यांश है उसका सार या मूल भाव हम लिख सकते हैं। यहाँ हम अलंकार लिखेंगे। तो इस तरह से आप एक काव्यांश है उसका आप व्याख्या कर सकते हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से विशेष हमें 3 पॉइंट है, आपको और भी कुछ लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें और क्या चीजें हो सकती है, वो भी आप उसमें शॉर्ट में यहाँ पर यानी संक्षिप्त में आप लिख सकते हो। तो उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको ये जो व्याख्या का प्रारूप है वो आपको समझ में आया होगा और आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक से इस तरह से आप इसमें अभ्यास कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।